Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another lesson and the last lesson of this coursework. And this is the summary rundown of everything that we have studied from the beginning to the end. This is going to go over everything one by one. Brief एक overview है चीज़ों का, उसमें क्या क्या important चीज़ें थी याद रखने वाली, और किस तरह एक वाटर फ्लो हो रहा है सारी चीज़ों का, हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन जो है वो देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. लेट मी जस्ट क्विकली सेलेक्ट माय पेन. अच्छा जी, तो the lesson obviously covers all of the lessons, which includes section 1, which is money management, ठीक है. Lesson 2 is price action patterns, and then eventually everything that is combined. मनी मैनेजमेंट में हम ऑब्वियसली सिर्फ मनी मैनेजमेंट का एक लेसन है वो देखेंगे. फिर उसके बाद प्राइस एक्शन में वी लुक एट ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज, जो जिसमें हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइंस वगैरह आ जाती हैं. डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज विच इज़ मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस. फिर उसके बाद हम देखेंगे मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स, जो एक प्राइस की ट्रेंड के स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होते हैं या प्राइस की स्ट्रेंथ के एक मेजर होते हैं, उसको हम देखेंगे. देन वी कैन लुक क्विकली लुक एट गैप थ्योरी. फिर पैटर्न्स में आ जाएंगे. पैटर्न्स के अंदर वी हैव टू सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स, थ्री सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स एक्चुअली, which is number one candlesticks, then volumes, and then eventually chart patterns. उसके बाद how all of this combines into a trading system and how this becomes a recipe. All of this is a recipe basically which feeds into this. ठीक है. और ये करंट लेसन जो है दैट इज़ समरी. बेसिकली दिस इज़ 13 लेसन्स जो आपके पास कंबाइन होके एक जगह पे अब समराइज होने वाले हैं. सो व्हेन वी लुक एट द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ मनी मैनेजमेंट, ये बेसिकली एक क्विक लेसन होगा. इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं, सिंस वी जस्ट गोइंग ओवर थिंग्स. So here coming back, money management as discussed multiple times is the backbone of your trading system. ठीक है. कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम होता है विदाउट द मनी मैनेजमेंट इट इज़ गोइंग टू फेल. ठीक है. अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो द एमिनेंट आउटकम इज़ फेलियर. सही है. First principle of trading. First principle basically it is a scientific concept which means कि आप चीज़ों को ट्रिकल डाउन करके एब्सोल्यूट ट्रूथ के ऊपर बॉयल डाउन करते हो. ठीक है. कि स्मॉलेस्ट लेवल पे या बेसिक मोस्ट प्राइमरी लेवल पे जो एक ट्रूथ है उसके ऊपर आप आते हो, जो फैक्ट के ऊपर आप आते हो. ठीक है. So when I say it is the first principle of trading, what I really mean is कि trading is at the end of the day, अगर सारी चीज़ों को हटा दो, if you strip it down of everything, it is about effective money management and doing that consistently. ठीक है. Basically, if you are taking your trades and let's say 3:1 या 5:1, let's say आप ट्रेड कर रहे हो, मीनिंग ये आपका रिस्क है, ये आपका रिवॉर्ड है. इफ़ यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली डूइंग दिस इवन विद अ पुअर विन रेट दैट इज़ जस्ट अबव 33%, वन थर्ड ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक मनी. ठीक है. सिमिलरली अगर आप पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ चल रहे हो, लेट्स से 2:1.5, तो ये तकरीबन बन जाता है 6:1 2 3 4 8. तो दिस बिकम्स 4:3. हाँ. तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इफ़ you're following this, every time you make money you're making $2, and every time you lose money you're losing $1.5. तो अगर आपका विन रेट इस सिचुएशन में अगर 75% से नीचे गिर जाता है तो यू विल लूज़ मनी. ठीक है. Every single time you will lose money. Now comparing this with this, although you have twice the success rate over win rate over here, but due to poor money management you will eventually lose money. So the whole point over here is that if you want to trade effectively, at the end of the day all you really need is a good set of money management rules जो आपने implement किए हैं. ठीक है. और criteria जिसके ऊपर आप trade लेते हो and you effectively follow that. ठीक है. probability favors the trend. probability favors the trend का मतलब ये है कि जैसा हम लोग एक दफ़ा पहले बात कर चुके हैं. ठीक है. एट द बिगिनिंग दैट आप फॉलो करते हो कि प्राइस की probability मूव करने की किस तरफ है इन दैट रेशो.
in that direction. What this means is कि हम जिस तरह नॉर्मली अगर बात करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के ऊपर, दैट सेज कि इफ़ यू फ्लिप अ कॉइन हेड्स एंड टेल्स करते करते वो एक मीन एवरेज के ऊपर रिवर्ट करता रहेगा, बेसिकली नॉट गिविंग यू एनी एज. एफिशिएंट मार्केट hypothesis जो है that says the exact same thing that market जो है they are uh, random in nature and you can't actually make money out of it. और आपका heads और tails वाला जो concept है that replicates perfectly in the stock market, meaning that या तो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी एंड इट्स प्रीटी मच 50-50% ऑफ द टाइम, 50-50% ऑफ द टाइम. हाउएवर हम लोगों ने जिस तरह एक चीज़ अभी तक बड़ी मल्टीपल दफ़ा देखी है कि वो ये है कि मार्केट्स आर द ट्रेंड अप, ट्रेंड डाउन और ट्रेड साइडवेज. तो अब मार्केट जिस भी तरफ ट्रेड कर रही है, ठीक है, ट्रेंड कर रही है, दैट इज़ द डायरेक्शन यू वांट टू ट्रेड इन एज इट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग स्लाइड ट्रेंड. अगर लेट्स से आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा है तो इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी विच इज़ ऑब्वियसली हार्ड टू कैलकुलेट, ऑल यू कैन रियली से इज़ कि यहाँ पे आपके पास लेट्स से एज है. एज मीनिंग कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इट विल कीप ऑन गोइंग दैट. एंड इवन इफ़ यू कॉल इट अ 60%, क्या कहते हैं, 60% likelihood of happening that and 40% of not, as comparison to 50-50, you are actually having 20% more win chances than before 50-50 से. एंड यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें अपना, तो देयर इज़ एन एज ऑफ 50% रफली ओवर द रिस्क कि इफ़ यू इफेक्टिवली if you risk $40, effectively you are doing it to make $60. ठीक है. तो at the end of the day this is a big edge and जिस तरह probability जिस तरह ट्रेंड चल रहा होता है probability उस चीज़ को फेवर करती है. and as part of your money management rules there should be a clear criteria that you should focus on the main trend. Again it's less about wins, it's more about win size. अब win size का मतलब क्या है कि अभी हमने जिस तरह बात की कि आप doesn't matter if you're doesn't matter तो नहीं, खैर मतलब it matters less कि आपके पास आपका win rate जो है वो क्या है. ठीक है. अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की 33%, even with 33% you can effectively make money. even with 20%, 25% अगर आपका risk reward अच्छी तरीके से adjusted है तो you can make money. So basically the lower your win rate the higher your risk reward needs to be. कि आपका trade जो है let's say वो 5 times से 5:1 आपको trades लेने चाहिए लेट्स से. अब यहाँ पे तो खैर 3:1 बनता है, लेकिन इफ़ योर लेट्स से विन रेट इज़ ओनली 20%, सो टू इफेक्टिवली जस्ट ब्रेक इवन आप 5:1 पे ट्रेड लोगे. ठीक है. तो इफ़ यू डू इट कॉन्टीन्यूसली तो आप यू विल कीप ऑन ब्रेकिंग इवन. अगर आप इस रेशो को 6:1 पे एडजस्ट करते हो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इवन विद विन रेट ऑफ 20%. सो इट्स नॉट अबाउट how much you win but rather how big you win. how big is this कि आप अपना $1 अगर रिस्क कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप मनी कितना बना रहे हो. ठीक है. बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इसमें यही है कि ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 1:3, 1 being risk, 3 being reward ratio, 4 risk reward ratio, or higher in case your win rate is less than 33% for example. Sorry, I was having a water. अच्छा जी, अवॉइड मार्जिन टिल यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग RRR. अब देखें एक और चीज़ के हम लोगों ने जिसना पोर्टफोलियो ट्रैकर रखा था तो उस पर हमने कंडीशन लगाई हुई थी 25% की. हाउएवर इफ़ यू हैव इनफ if you have money such that if you have a trading opportunity such that कि उसका रिस्क जो है वो बहुत कम है एंड रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसको अपने सिस्टम में डालेंगे तो देयर आर टाइम्स व्हेन इट विल से कि आप बियॉन्ड 100% जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो.
ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आपके पास किसी चीज़ का ठीक है, लेट्स से एक चीज़ 100 रुपीज़ की है, ठीक है, AVN इज़ लेट्स से 100 रुपीज़, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस बनता है 99.5, तो दैट इज़ 0.5 का रिस्क, ठीक है, माइनस 0.5 एक तो रुपीज़ में भी और परसेंटेज में भी माइनस 0.5। अब सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट जो मिसिंग है वो ये है कि आप अपना पर पोजीशन एक मैक्सिमम स्टॉप ऑफ पोर्टफोलियो साइज डिफाइन कर लेते हो। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने किसी भी पोजीशन पे 2% तक मैं रिस्क ले सकता हूँ वो ऑफ द पोर्टफोलियो साइज, उससे मैं बियॉन्ड नहीं जाऊँगा। तो इफ़ आई हैव अ पोर्टफोलियो वर्थ 100,000, उसका अगर मैं 2% निकालता हूँ दैट इज़ रफली 2,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20,000 रुपीज़। तो अगर मैंने 20,000 शेयर्स लेने हैं, सॉरी 20,000 मैंने मैक्सिमम रिस्क करना है और पर शेयर मैं 0.5 रिस्क कर सकता हूँ, बेसिकली आई कैन टेक शेयर्स वर्थ ऑफ मैं 40,000 शेयर्स जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है। किसने कैलकुलेट किया? टोटल स्टॉप लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय पर शेयर स्टॉप लॉस की वैल्यू, दैट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन एक्चुअली बाय। सो आई कैन बाय 40,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ऐड हो जाएंगे, तो आई कैन बाय शेयर्स वर्थ अप टू 4 मिलियन रुपीज़ बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये अब मुझे कह रहा है कि अगर आप 40 लाख रुपए के शेयर लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे 100,000 है, हाँ 100 नहीं, इसको 1 मिलियन कर लो, मेक इट 1 मिलियन, देन इट बिकम्स 20,000, ठीक है। तो 4 मिलियन के मैं शेयर जो है वो ले सकता हूँ। लॉजिक क्या है कि आपने अपनी रिस्क, टोटल रिस्क आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 20,000। पर शेयर आप कितना रिस्क कर रहे हो? 0.5। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया कि आप 40 लाख के शेयर ले सकते हो, विच इज़ 40,000 शेयर्स, ठीक है। तो अगर मैं वो लेता हूँ तो वो बन जाते हैं 40 लाख के, और अगर मैं रेशो पे देखूँ तो दैट इज़ बेसिकली 3x मार्जिन। अब कल को ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए 40 लाख शेयर, सॉरी 4 लाख शेयर पे, तो लॉस कितना होगा? 20,000। इज़ इट विद इन द बाउंड्स? इट इज़, ठीक है। जो 2% वाला क्राइटेरिया हमने फिक्स किया हुआ है, आप लोग इसको 1% पे लेके चल सकते हो, ठीक है, मल्टीपल पोजीशंस के साथ। बट अगर मैंने इसको 2% पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और मेरा इतना आता है, हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, तो मैक्सिमम लॉस में फिर भी इतना ही कर रहा हूँ, विच एट द एंड ऑफ द डे इज़ माई कट ऑफ, ठीक है। ऐसा है तो वो मुझे मार्जिन यूज़ करने को कह रहा है, और अगर कह रहा है तो मैं कर सकता हूँ। बट वट आई हैव रिटन ओवर हेयर इज़ दैट अवॉइड मार्जिन टिल यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग RRR, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टूल्स पढ़ लो या ये वो, नहीं। वंस यू सी कि आपने क्या कहते हैं, इतने सारे ट्रेड्स जो है वो लिए, एंड यू मेड श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मनी मैनेजमेंट, दैट इज़ द ओनली टाइम दैन यू आर अलाउड कि आप क्या कहते हैं, जो मार्जिन है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिफोर दैट डोंट डू इट। Another thing to remember is to record all your trades and review. पोर्टफोलियो ट्रैकर्स आप लोगों के पास हैं, उनको यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आप अपनी हिस्ट्री जो है वो उसी तरह रिव्यू कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ उसी तरह पकड़ सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू डू इट। अच्छा जी, कमिंग ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आप लोगों को याद होगा इस ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बेसिकली होते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है और किस तरफ वो मूव कर रही है, उसका मोर जनरल मोमेंटम क्या है, ठीक है। ट्रेंड इज़ वेयर द प्राइस इज मूविंग विच इज़ द जनरल मोमेंटम। प्रोबेबिलिटी सजेस्ट इट इज़ लाइकली टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है ओवरऑल, आप दूसरी चीज़ कोई भी किए बगैर पहली अजम्पशन ये बना सकते हैं कि इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू गोइंग अप। दिस इज़ समथिंग जो हमने शुरू में भी पढ़ा, ठीक है, बुक्स में भी पढ़ा, उसके बाद हमने वीडियोस भी देखी कि यू हैव अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग मनी बाय बाइंग हायर हायर्स देन यू हैव बाय बेटिंग ऑन अ रिवर्सल। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है, इट इज़ लाइकली गोइंग टू कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है। आप प्रॉब्ली अगर उसको यहाँ देखते हो या यहाँ देखते हो
नीचे आती भी है शॉर्ट टर्म तो वो इवेंचुअली ऊपर जा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो मार्केट्स ऑलवेज रिमेन बुलिश, ठीक है। शॉर्ट टर्म में येस देयर आर बेरिश करेक्शंस, और इसी तरह अगर आपके पास एक एस्टैब्लिश बेरिश ट्रेंड है उसमें स्टॉप ट्राइंग टू कैच द फॉलोइंग नाइफ और वो उसको कीप बेटिंग ऑन इट टू गो डाउन, ठीक है। simplest way is to remember higher high higher low and lower high lower low formations। सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका किसी भी ट्रेंड को देखने का यही है कि प्राइस अगर हायर हाई हायर लो बना रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइज बन रहे हैं और लोज हमारे पास ऊंचे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो easiest way of recognizing trend is by using the most basic thing out there, higher highs and higher lows। distinguish between long medium शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, ठीक है, डाउ थ्योरी के ऊपर। और सिमिलरली हमने जो ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम भी पढ़ा है एक एंड पे, उसमें भी यही चीज़ थी कि आप ट्रेंड को जब डिस्टिंग्विश कर रहे हो तो उसको लॉन्ग मीडियम और शॉर्ट टर्म में करो रादर देन फोकसिंग ऑन वन टाइम फ्रेम, सही है। अब इसको किस तरह करना है, एक मिनट, क्लियर ऑल करना चाहिए था मुझे। अच्छा जी, इसको किस तरह करना है हमने, बेसिकली लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है दैट इज़ समथिंग विच रिमेन्स फॉर लॉन्ग मोर देन 1 ईयर। मीडियम टर्म में होता है विच इज़ 2 to 6 वीक्स लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 2 वीक्स लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यूजुअली आप अपने मीडियम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होगे। मीडियम का मतलब ये है कि मिडिल वाले टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे होगे। जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर देख लो कि उससे ऊपर वाला ट्रेंड जो है वो क्या है और उससे नीचे वाला ट्रेंड जो है वो क्या है। दोनों के अंदर हम लोगों ने फैक्टर रखा था 4 का और 4 टाइम्स का बेसिकली, ठीक है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि डू नॉट फोकस ऑन सिंगल ट्रेंड्स। इट्स नॉट जस्ट रिकमेंडेशन, इट्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट कि आप जब भी अपना ट्रेंड देख रहे हो और ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो मेक श्योर यू लुक एट द HTF एंड सी व्हाट द ट्रेंड इज़ ओवर देयर, सही है। HTF क्या है, क्या बेसिकली अगर आप डेली के ऊपर देख रहे हो कि ट्रेंड नीचे जा रहा है, बट इफ़ यू लुक एट द ईयरली ट्रेंड या वीकली ट्रेंड जो उसकी बड़ी पिक्चर है, इट मे बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है, कि उसके अंदर यूँ बड़ा ट्रेंड हो, ठीक है, और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाने लगी हो। तो वेन एवर यू लुकिंग टू ट्रेड अ ट्रेंड मेक श्योर यू लुक एट कि वो बड़े ट्रेंड के अंदर कहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अगर इस तरह ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आपके पास वो लॉन्ग अप ट्रेंड है, बट एट द सेम टाइम आपके पास वो अपने पीक पे पहुंच रहा है और जहाँ से उसने फर्दर नीचे आना है। तो मेक श्योर यू हैव एन आई ऑन दी ट्रेंड ऑन द हायर टाइम फ्रेम एज वेल। इसी तरह टाइमिंग के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो काम आएगा। अब इसमें वही एग्जांपल आ जाती है वीकली, डेली और आर्ली। कंप्लीशन ऑफ ट्रियोज इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रियोज क्या है कि जब भी आपके पास एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, हमने एक चीज़ डिस्कस की है कि आपके पास जब रिवर्सल होने लगता है तो उसको पहले रिवर्सल को इस तरह मत देखो कि आपके पास यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक हुई तो बस मेरे पास जी वो बन गया, ट्रेंड टूट गया। नो, ट्रेंड टूटने के लिए प्राइस का ऊपर आके दोबारा उसको ब्रेक करना ज़रूरी है कि आपके पास एक जो पैटर्न बन रहा है ना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का, ठीक है, कि 3 आपके पास ये एटलीस्ट होने चाहिए टू कन्फर्म अ ट्रेंड रिवर्सल। इसी तरह जब हम प्राइस नीचे आ रही होती है तो जब वो ऊपर जाना शुरू करती है तो आपके पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एक एटलीस्ट ट्रियो जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। वंस दैट कंप्लीट दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्चुअली बेट ऑन द फैक्ट कि आपके पास रिवर्सल जो है वो ट्रिगर होने वाला है। देन यू हैव अ लुक एट योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है। जब आपके पास ट्रियो बन रहा है और आप अपना फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करो, आपके पास अगर लॉन्ग टर्म में इट मेक सेंस देन यू कैन ट्रेड इट, अदरवाइज लेट इट गो। थर्डली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो एक बहुत सारे लोगों के अंदर मसला है, ठीक है, मेरे अंदर भी था, बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी है, वो ये है कि फोकस ऑन द 70% नॉट ऑन द 30%। 70% का मतलब ये है, आई डोंट वॉन्ट टू कैच दिस, आई डोंट वॉन्ट टू कैच सॉरी दिस, मुझे ये बीच का 70% जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आई हैव अ कन्फर्मेशन ऑन बोथ साइड्स के ट्रेंड जो है वो चल रहा है। जब मेरे पास यहाँ से ट्रेंड कंफर्म होता है, कंफर्मेशन होने की देर आती है, तो ट्रेंड का लेट्स से 15% जो है दैट इज़ लॉस्ट। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं पीक बेचने से पहले मेरे पास जब कंफर्मेशन आती है 10-15%
गिर चुका होता है, तो बीच का जो 70% है दैट एज अ ट्रेडर इज़ माई प्लेस टू अर्न. अगेन इफ़ आई गेट इन टू द क्या कहते हैं फ्रेंजी ऑफ कैचिंग tops and bottoms, I am likely to fail once again. ठीक है, so the idea is कि although you have tools, although you have mechanisms to streamline it, जिससे हम EMS देखते हैं या lower time frames देखते हैं, but focus on your 70% कि एक ट्रेंडिंग चीज़ को ले लो rather than ढूंढना शुरू करो कि कहाँ पे ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो गए. ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल्स कैन बी ट्रेडेड इन लाइन विद HTF रूल. HTF रूल क्या है कि आपके पास अगेन नीचे से अगर एक आप जिस ट्रेंड लाइन पे अगर फॉलो कर रहे हो लेट्स से उस पर अगर रिवर्सल आना शुरू होता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो HTF के ऊपर ट्रांसलेट हो रहा है. ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम जो हमने किया उसको एक दफ़ा दोबारा देखें, उसके अंदर ये बहुत थरोली एक्सप्लेंड है. आइडेंटिफाई ट्रेंड बाउंड्स टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक तो मैं वो कर रहा हूँ हायर हाई हायर लोज आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं बाउंड जो हैं वो भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि अब जिस तरह मेरे पास यूँ ट्रेंड लाइन बन रही है तो दिस बिकम्स माई बाउंड. तो इफ़ आई एम बाइंग आई शुड बाय हेयर सेल हेयर बाय हेयर सेल हेयर बाय हेयर सेल सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैक्सिमाइज गेंस करने के लिए आपको अपने ट्रेंड्स का जो बाउंड है अब वो आइडेंटिफाई करना है, बेशक वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स में हो या क्या कहते हैं इसमें हो ट्रेंड लाइन में हो. ठीक है, सो दिस इज ट्रेंड्स फॉर यू. अच्छा जी, ट्रेंड्स के साथ साथ अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स आउट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स बट सबसे ज़्यादा मिस यूज है. अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज आर मेमोरी एरियाज़. मेमोरी एरियाज़ क्या होते हैं आपके पास? मेमोरी एरियाज़ वो होते हैं जो लोगों की मेमोरी में एक याद रह जाती है. ठीक है, अभी हम चार्ट्स को भी देखते हैं, पिछली ट्रेड सॉरी पिछली स्लाइड और करंट स्लाइड को भी एक दफ़ा दोबारा देखते हैं चार्ट्स के ऊपर. ठीक है, इफ़ यू हैव टू फाइंड इट्स नॉट देयर. ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ वो एरिया है जो आपको एब्सोल्युटली क्लियरली एकदम से चार्ट पे नज़र आ जाएगा. द लार्जर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर द जोन. अब इस बात का मतलब ये है कि अक्सर आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस यूँ जा रही है तो यार यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनती है. अगर एक ट्रेंड लाइन बनती है तो इस तरह अगर आपको नेकेड आई के साथ नज़र आ रही है तो देन दैट ट्रेंड लाइन इज़ एक्चुअली करेक्ट. ठीक है, वो ठीक है. अगर आपको ये ढूंढना पड़ रहा है कि अच्छा यार ये प्राइस मूव कर रही है, ठीक है, और मैं ये यहाँ पे शायद यूँ लाइन लग जाए और शायद यूँ लग जाए, ये जो शायद वाला मजाक है ना जो देर लगा के कर रहे हो, if you have to do this then that is not a support. If you don't have to if you have to find it it's not there. इसका मतलब ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया है जो एक आम आदमी जैसे ही प्राइस का चार्ट देखे, ठीक है, उसको नज़र आए या एटलीस्ट जो रिसेंट टाइम्स में हो रहा है वो इस तरह देखे तो उसको पता हो कि हाँ यार यहाँ से प्राइस ऊपर जाती रही है. उसको तभी पता होगा अगर वो बहुत ऑब्वियस होगा. ठीक है, और अगर वो ऑब्वियस होगा ही इज़ लाइकली टू एक्ट ऑन इट. अब फॉर एग्जांपल हम KSE इंडेक्स की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइंस या लाइंस के अंदर बाउंड करने की जिससे हमने बात की तो हमारे पास ट्रेंड लाइन ये बनती है. बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट टॉप को पकड़ के जी यूँ कुछ ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, टेक्निकली दिस इज़ इनकरेक्ट. आप इस चक्कर में पड़ोगे, आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट चाहिए जो मैक्सिमम पॉइंट्स को इनकाउंटर करे. इसी तरह अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्मुलेट करने के लिए एक टेक्निक रखी हुई है कि आप चार्ट को देखते हो, टेक 40-50 सेकेंड्स और क्विकली आपको जो लेवल नज़र आ रहा है वहाँ पे आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे. फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉइंट और ये नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं. तो इफ़ आई टेक रेक्टेंगल, ठीक है, और मैं उसको यहाँ प्लेस करूँ तो मेरे पास ये एक अच्छी सपोर्ट एरिया बन जाता है. क्या ये सपोर्ट एरिया? यस. बट अगर मैं अंदर घुसूँ इस चार्ट के और मैं साथ ही कहूँ यार ये यहाँ से ये यूँ बनती है सपोर्ट पे, यूँ बनती है, ये सपोर्ट नहीं है. ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं कहते. सपोर्ट इज समथिंग लाइक दिस जो इस तरह फॉर्मुलेट होती है. इसी तरह रेजिस्टेंस भी इसी तरह फॉर्मुलेट होती है. अब सेकंड एरिया अगर मैं देखूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक और एरिया मुझे नज़र आ रहा है जो है यूँ मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ये भी एक सपोर्ट एरिया. ठीक है, तो क्लियरली एक चीज़ जो अगर नज़र आ रही है दैट इज़ सपोर्ट एरिया. अगर क्लियरली नहीं नज़र आ रही तो वो सपोर्ट एरिया नहीं है. इसी तरह अगर हम गोल्ड के चार्ट की जब बात करेंगे उसके अंदर भी यही चीज़ एविडेंट थी और एब्सोल्युटली क्लियरली एरिया जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज एंड दे आर लाइकली टू गार्नर रिएक्शन फॉर यू. ठीक है,
ये हो गई बाउंड्स में भी बात करने की बात, और इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की भी। इसी तरह अगर मैं लेट्स से ATRL खोल लूँ और मैं कहूँ कि अच्छा यार आपने अब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, तो योर हैबिट क्या है आपकी, कि आपने इसका चार्ट खोला, क्लियर योर दिस, टेक योर लाइंस, और क्लियरली आपको एक यहाँ नज़र आ रहा है एरिया, ठीक है, आप यहाँ रखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ रखोगे, ये यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, so on and so forth. Basically all you do is you really quickly draw your areas, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उनको फाइन ट्यून करते हो जगहों के लिए, तो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस इस तरह ड्रॉ होती हैं। Let me just go back to the chart please. ठीक है जी। द लार्जर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर द जोन। बेसिकली अगर आप HTF के ऊपर कोई चीज़ बना रहे हो, HTF के ऊपर अगर आपके पास वो बन रही हैं, क्या कहते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस बन रही हैं, वीकली के ऊपर बन रही हैं, तो दे आर लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू आपके पास जो आरली के ऊपर बन रहा है। आरली के ऊपर आपके पास चीज़ें बार बार होंगी, ये याद रखना है कि नॉट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। इस तरह आप पिटफॉल है बहुत बड़ा कि आप आरली के ऊपर बैठ जाओगे तो आपको हर 2 मिनट बाद एक नई सपोर्ट नज़र आएगी। द आइडिया इज़ टू ड्रॉ इट ऑन HTFs एंड फॉलो इट ऑन LTFs, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने उसमें पढ़ा ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम में। फुटप्रिंट्स ऑफ द बिग बॉयज, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको नज़र आता है कि बिग बॉयज़ की ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम KSE की बात करें तो ये एरिया पहले ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है, 30 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 सितंबर, इसका ब्रेकेज एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस आई 18 दिसंबर, नीचे आए, फिर उसके बाद फ़ौरन से ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब मुझे पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो शो हुआ मार्केट के अंदर। दोबारा जब प्राइस आई तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट किया, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट एक्चुअली थ्राइस, ठीक है, ट्रेंड लाइन के साथ भी कन्वर्ज कर गया। सो दिस इज़ क्लियरली a strong area. Even if let's say price breaks from here 46,500 वो नीचे आती है, तो आई एक्सपेक्ट लार्ज रिएक्शन फ्रॉम हेयर। वाई? बिकॉज ये एक बिग बॉय एरिया है कि यहाँ पे पहले प्राइस जब ऊपर गई तो समबडी हैड स्ट्रॉन्ग सेलिंग पावर इतनी ज़्यादा कि यहाँ से उसने सेल करना शुरू किया इतने बड़े मूव को, जो एक 28,600 से 43,000 के 50% का मूव उसने एक झटके से रोका। तो क्लियरली यहाँ पे एक बिग बॉयज जो हैं वो बैठे हुए हैं। सेम रिएक्शन हमें यहाँ पे भी नज़र आया, इसी तरह के ब्रेक के बाद भी हमें शार्प रिएक्शन ऊपर की तरफ नज़र आया। तो क्लियरली दिस बिकम्स अ की एरिया। अब इसी तरह ये जो है शॉर्ट टर्म पे थोड़े स्मॉलर स्केल पे ये रेजिस्टेंस बन रही थी, ठीक है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा टेस्ट हुई, उसके बाद ब्रेक हुआ, अब 2-3 दफ़ा एज सपोर्ट एक्ट कर रही है, मीनिंग दैट दिस इज़ अगेन अ सिग्निफिकेंट एरिया एज वेल। सो व्हाट आई हैव एस्टैब्लिश्ड इज कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज जो हैं दे आर फुटप्रिंट्स ऑफ द बिग बॉयज, ठीक है। इट इज़ स्मार्ट टू आइडेंटिफाई योर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज एंड देन सी कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स यील्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली अब हमने एक चीज़ कही कि जैसे ही आपके पास एक प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है या एक ट्रेंड में ट्रेड कर रही होती है, उसको वो जैसे ही ब्रेक करती है तो उसके बाद इधर रिएक्शन जो है वो यूजली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और शार्प होता है। अब उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सारे हार्मनी में बैठे होते हैं। बुल्स आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा जी अब हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग करें, प्राइस नीचे आए। इसी तरह बेयर्स आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे प्राइस आए, हम शॉर्ट करें और प्राइस नीचे जाए। तो जब यहाँ से एक पावर डिसोनेंस क्रिएट होता है कि एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है और जैसी प्राइस ब्रेक करती है तो बुल्स एंड बेयर्स बोथ पैनिक एंड जॉइन इन द रैली टू ड्राइव द प्राइस अपवर्ड्स। हाँ, बुल्स क्या कहते हैं कि ओ शिट प्राइस इज़ गोइंग अप, आई नीड टू बाय, क्योंकि ये नया मूव शुरू हो जाएगा। इसी तरह बेयर्स क्या कहते हैं, ओ शिट मैंने शॉर्ट पोजीशन खोली हुई थी, आई नीड टू कवर, और जैसे ही वो कवर करते हैं प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है, जैसे ही ऊपर जाना शुरू होती है दे स्टार्ट टू बिकम बुल्स एज वेल। अब नाउ जैसे ही इतना ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स होता है तो दीज ब्रेकआउट्स यूजली लीड टू हाई वॉल्यूम्स। अब द लॉजिक यही है उसके पीछे कि आपके पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा ब्रेकआउट के पीछे क्यों लगता है, ठीक है, कि जितने लोग साइड लाइन पर बैठे होते हैं या जितने लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ देम पुल इनटू अ सिंगल डायरेक्शन विच इज़ लेट्स से अपवर्ड्स, नॉट ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। इसी तरह जब ब्रेक डाउन होता है तो सेम पैनिक इंड्यूसेस टूवर्ड्स द डाउन साइड। So remember, it is breakouts and breakdowns can lead to emotional response.
रोल्स कैन रिवर्स यही है। अभी जिस तरह हमने 2 सेकंड पहले देखा कि आपके पास एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसी तरह सपोर्ट जो है वो एट टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल लेट मी क्विकली सी, मुझे यहाँ चार्ट में नज़र आ रहा है। हाँ जी, अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पे आपके पास सपोर्ट बन रही थी, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस। तो रोल्स कैन बी फ्लिप्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दे यूजली डू। तो अगर आपके पास एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो रही है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इट विल बी टेस्टेड एज अ सपोर्ट, एंड व्हेन इट डज इट इज़ लाइकली टू एक्ट एज वेल। फिर आ जाता है हमारे पास डायनामिक, आई नीड वाटर मैन, एक सेकेंड। फिर आ जाता है हमारे पास डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है? हम लोगों की मूविंग एवरेजेस। कभी कभी ट्रेंड आपके पास इतना स्ट्रांग हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, कि उसको एक ट्रेंड लाइन के साथ कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। जब भी ऐसा हो आपके पास, तो फिर हम यूज़ करते हैं अपने डायनामिक इंडिकेटर्स विच आर मूविंग एवरेजेस और ई एम एस। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ई एम ए क्रॉस यहाँ पे रखते हैं और इसकी हम वैल्यू ज़रा थोड़ी सी चेंज करते हैं, इसमें हम लेके आते हैं 12 एंड यहाँ पे हम लेके आते हैं 35। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 1235 इज़ नॉट अ ग्रेट फिट, बट द आइडिया इज़ द सेम कि यहाँ पे आपके पास इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं, रुको। या आई थिंक 50 या 100 में से कोई था इसी तरह। खैर एनीवेज, यू यूज़ योर मूविंग एवरेजेस टू कैप्चर द ट्रेंड। इसी तरह अगर मैं ऊपर देखूँ तो आप अपने ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए ये यूज़ करते हो। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इट इज़ अ बेटर फिट, यहाँ पे देखें तो कंपैरेटिवली अगेन अ बेटर फिट देन बिफोर। ठीक है, अब मूविंग एवरेजेस क्या है? मूविंग एवरेजेस आर बेसिकली एन एवरेज ऑफ द लास्ट कपल ऑफ प्राइसेस। अगर आप 10 यूज़ करते हो पिछले 10 पीरियड्स की हैं, 20 यूज़ करते हो पिछले 20 पीरियड्स की हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब दीज आर एरियाज, ये जो शो करते हैं कि किसी ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, कि अगर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है तो वो कितनी देर लास्ट कर सकती है, अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो वो कितनी देर लास्ट कर सकता है। सॉरी। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रेंड चल रहा है तो मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपको ये शो करती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपके पास मूविंग एवरेज किसी चीज़ की 10 या ई एम ए 10 आपकी फॉलो हो रही है इन कंपैरिजन टू ई एम ए 50, तो क्लियरली योर ट्रेंड विच इज़ ई एम ए 10 इज़ स्ट्रॉन्गर, मीनिंग कि हर 10 फॉर एग्जांपल पीरियड के अंदर एक इम्पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रही है। ई एम ए 50 में 50 तकरीबन 50 सेशंस के अंदर एक इम्पल्स जो है वो नई क्रिएट हो रही है। तो जब भी प्राइस वापस आती है ई एम ए 10 के ऊपर, तो एक नई इम्पल्स जो है वो शुरू होने लग जाती है। इसी तरह 50 के ऊपर आती है तो एक नई इम्पल्स शुरू होने लग जाती है, और ये आपके दोनों एरियाज जो हैं वो कट ऑफ बन जाते हैं कि अगर इससे प्राइस ऊपर या नीचे जाए तो आपका ट्रेंड जो है वो एक जेपर्डी के अंदर आ सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इम्पल्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग डायनामिक सपोर्टेड रेजिस्टेंसेस, जिस तरह अभी मेंशन किया कि जौन सी ई में फॉलो हो रही है, द स्मॉलर इट इज़ द स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड इज़। अगर इफ़ इट इज़ फॉलोइंग अ लार्जर वन द ट्रेंड इज़ देयर बट स्लोअर। ठीक है, एम ए ऑर्डर मीन्स मोर देन क्रॉस ओवर। अब बहुत सारे लोगों को ये एक शुरू से कीड़ा था कि हम जी 9-3 का कॉम्बो यूज़ कर लें या 10-3 का कॉम्बो यूज़ कर लें, तो जी हमारे पास जब क्रॉस ओवर होगा हम बाय कर लेंगे। अब अगेन दिस इज़ बुलशिट। ठीक है, आपके पास जो क्रॉस ओवर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। श्योर दे आर इम्पॉर्टेंट सर्टेन डिग्रीज पे, बट आपके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मूविंग एवरेज ऑर्डर। ठीक है, मूविंग एवरेज ऑर्डर क्या है कि आप यहाँ पे ई एम एस लेते हो, तो आपके पास अगर लेट्स से 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, अगर ऑर्डर में एक अलाइन हो जाती हैं और आपके पास एक्सपैंड कर रही है, देन द प्राइस इज़ मूविंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर वो बिल्कुल फ्लैट चल रही है तो देन द प्राइस इज़ नॉट ट्रेंडिंग एट ऑल। जब अगर वो ट्रेंड नहीं कर रही होंगी तो इवेंचुअली ये सारी एक पॉइंट कन्वर्ज हो जाएंगी कि यूँ जाके इवेंचुअली दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। अगर ये रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, कि हाईएस्ट आपके पास ऊपर है, तो देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रादर बेस्ट फिट। अब जो लोग कहते हैं 10, 20, 15, 30, 50, 100 हम कौन सी यूज़ करें, इस पर बड़ी क्लियर मेरी एक वो है, क्या कहते हैं,
जो चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिटी उठा लूँ, ठीक है, तो हम इस पे कौन सी ईएमआई यूज़ करें जी? हम इस पे क्या स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे? नहीं, लाजमी नहीं है कि हम इस पे स्टैंडर्ड यूज़ करें। और फॉर एग्जांपल मैं इसमें से लॉन्ग हटा देता हूँ, 2 सेकंड के लिए मैं वॉल्यूम को हाइड कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपके पास एक ईएमआई 15 आ रही है, ठीक है, जितना भी मैंने यूज़ की। दूसरी अगर मैं इसके साथ ईएमआई 27 डेली यूज़ करूँ, ठीक है, 27, ठीक है, तो ईएमआई 27, सॉरी आर्ली पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, नहीं आर्ली नहीं था, डेली था, क्या हो गया, या वीकली था? हाँ जी, वीकली है, ठीक है। वीकली के ऊपर अगर मैं EMI 27 वीकली यूज़ करूँ तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट आई, यहाँ पे सपोर्ट आई, और थर्ड एरिया जिससे हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया कि 37 पे प्राइस आ सकती है, दैट इज़ अगेन रफली 36 37 पे, दैट इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर EMI। तो आपके पास जो भी EMI फिट होती है, अब इसी तरह अगर मैं 27 की जगह यहाँ 12 यूज़ कर लेता या 20 यूज़ कर लेता, तो मे बी वो एज सच अच्छा फिट ना होता। अब मैं यहाँ पे जिस तरह देख रहा हूँ तो यूँ जा रहा है ना, यहाँ पे कोई रिएक्शन है, यहाँ पे भी पास थ्रू है, यहाँ पे भी पास थ्रू है, यहाँ पे भी पास थ्रू है, तो दैट डजंट रियली गिव मी एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑल इट इज़ टेलिंग मी इसके 12 वीक की एवरेज जो है वो क्या है, ठीक है। दैट अगेन इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। अच्छा जी, तो आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालें जो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स को ले रही है, पास थ्रू नहीं कर रही, और ट्रेंड को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रही है। गैप्स आर हाईली इमोशनल एरियाज एंड फॉर्म न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विंडोज। अच्छा जी, गैप क्या है? गैप है जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है। अगर हम इसको डेली पे जाके देखें तो ये एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल गैप होता है कि जहाँ पे प्राइस स्किप करती है। स्किप करने का मतलब क्या है कि आपके पास ओपन क्लोज हुई एक जगह पे 3560 पे और ओपन होती है 3660 पे, तो ये ₹1 का गैप है। इसी तरह कुछ जगह पे आपके पास गैप्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। रीसेंट टाइम्स में क्या एग्जांपल होगी, DFML इस जैसे गंदे शेयर में अक्सर होती है। हाँ जी, तो अब DFML में अब फॉर एग्जांपल मैंने खोला तो जिस तरह यहाँ पे एक गैप बन रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर गई और एकदम से नीचे आती है, फिल करती है और ऊपर जाती है, यहाँ पे गैप आ रहा है दोबारा, यहाँ पे गैप आ रहा है, दीज आर डिफरेंट टाइप, और यहाँ पे गैप आ रहा है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स। अब गैप्स किस किस तरह के होते हैं? एक होता है आपके पास कॉमन गैप जो ट्रेंड के अंदर जगह जगह पे अपेयर होता है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ हुआ, क्विकली फिल हुआ, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। दूसरा आपके पास आता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप ये होता है कि अगर आपके पास प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, इस मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ लेकिन समरी लेसन का पर्पज़ ही यही है, तो मेक श्योर यू कीप टेकिंग योर नोट्स। अच्छा जी, कहाँ क्या, हाँ, ब्रेक अवे गैप ये होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस इस तरह ट्रेंड कर रही है, एकदम से यहाँ ब्रेक करती है, यूँ इतना गैप क्रिएट करती है और ऊपर जाती है। दिस शोज़ द एक्साइटमेंट ऑफ बुल्स टू ब्रेक आउट एंड बेयर्स का एक्सट्रीम पैनिक। दिस इज़ नोन एज अ ब्रेक अवे गैप। इसी तरह आपके पास एग्जॉशन गैप होता है। एग्जॉशन गैप आपके पास फॉर एग्जांपल ये है कि राइट बिफोर हिटिंग द पिनिकल आपके पास ओवर एक्साइटमेंट एक मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गैप्स आउट देयर कि ओवर एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर आती है, प्राइस ऊपर जाती है, हिट लेती है, और फ़ौरन जैसे ही गैप फिल हो जाता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, जैसे एविडेंट है अभी यहाँ पे कि 13 से रफली 10% पे हम आ गए, मोर देन 10 पे आ गए, मोर देन 20% ड्रॉप जो है आपका मार्केट के अंदर हो चुका है, ठीक है। तो अब जब भी एग्जॉशन गैप आता है, इसमें जो याद रखने वाला होता है वो ये होता है कि गैप्स आपके किस एरिया पे आ रहे हैं, उसके ऊपर वॉल्यूम क्या लग रहा है। अब यहाँ पे टिपिकली वेरी हाई वॉल्यूम होगा, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, नॉट नॉट दैट हाई, बट टिपिकली क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे हाई वॉल्यूम लगता है और एक अच्छा डंप सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है। एटलीस्ट आपके पास कैंडल्स जो है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। एक ही हो गया कॉमन गैप हो गया, ब्रेक अवे हो गया, और तीसरा आपके पास हो गया एग्जॉशन गैप। चौथा आपके पास होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप इसका ऑपोजिट होता है कि अगर यहाँ पे फिल हुआ होता और यहाँ पे गैप होता तो दैट वुड मीन कि एक सपोर्ट जो ऑनर हुई है अब उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यूँ प्राइस नीचे आई, अब यहाँ पे अगर गैप बना तो ये एग्जॉशन है कि राइट बिफोर टेस्टिंग एन एरिया लोगों ने गैप क्रिएट किया, झटका लगा, ठीक है, और सस्टेन नहीं हुई प्राइस और फ़ौरन वापस मूव हो गई। अब दूसरी प्राइस क्या है, यहाँ आती है और जैसे ही एरिया टेस्ट होता है तो इस एरिया के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बायर्स बैठे हुए हैं, दे गेट एक्साइटेड एंड देन दे क्रिएट अ गैप। व्हेन दे क्रिएट अ गैप, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैप्स आउट देयर,
ठीक है, कि ये शो करता है आपको कि किस तरह एक एरिया की सिग्निफिकेंट एरिया की सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और हाउ दैट फॉल्स इनटू प्ले. So 4 types of gaps: common, breakaway, runaway and exhaustion. thoroughly discussed. अगर डिटेल में देखना है तो एक दफ़ा लेसन में जाएं, उसके अंदर बेतहाशा एग्जांपल जो है वो भी कवर्ड है, ठीक है. गैप्स आर हाईली इमोशनल एरियाज एंड फॉर्म न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस. दिस ऑब्वियसली अब ये बन जाती हैं आपके पास फ्यूचर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अब ये फिल भी मोर और लेस आपके पास होती हैं. क्यों? एक पॉपुलेशन क्रिएट करने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्राइस जो है वो मूव कर रही है लेट्स से ऐसे, और एकदम से मल्टीपल कैप्स लगते हैं, और प्राइस ओपन ही कैप पे होती है और फिर गैप बनता जाता है, तो इवेंचुअली प्राइस जो है वो नीचे आएगी और इनको फिल करेगी. उसकी लॉजिक क्या है कि यहाँ पे कोई बायर और सेलर बैठा हुआ ही नहीं है. बायर और सेलर यहाँ पे था पहले, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ गया. तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, एम्प्टी प्राइस है. तो प्राइस इसको आराम आराम से मूव करेगी, फिल करेगी, और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है. जाएगी नहीं, जा सकती है. यहाँ पे क्योंकि आपके पास लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे थी, उसके बाद ये एक एम्प्टी एरिया है. तो दिस इज़ डन टू क्रिएट अ पॉपुलेशन. आपके पास कट ऑफ एरिया क्या है? टॉप ऑफ द गैप, बॉटम ऑफ द गैप. टॉप ऑफ द गैप से अगर आपके पास प्राइस नीचे गिरती है, इट इज़ लाइक टू फिल इट ऑल द वे थ्रू, ठीक है, और नीचे से आपके पास एक दोबारा सपोर्ट जो है वो आ सकती है. So this is what has been discussed over here. So 3 types of supports. आपके पास horizontal areas, 4 types of actually, नहीं 3, 4. Horizontal areas, trend lines, dynamics and gap areas. अच्छा, आगे कितना रहता है हमारे पास? इसको हम 2 में स्प्लिट कर लें तो बेहतर है. इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स. अगर हम इसको लेके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. बट लेट मी चेक. आगे है हमारे पास मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, फॉर्म ऑफ प्राइस रिप्रेजेंटेशन. अच्छा ठीक है, पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग सिस्टम्स. हाँ ये लंबा हो जाएगा, ठीक है. लेट्स जस्ट कवर अगले वाला एंड देन स्प्लिट इनटू टू, कि हम इसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ट, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम चार्ट पैटर्न और ट्रेडिंग सिस्टम्स को अगले में रखते हैं, ठीक है. वो भी लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक दिन बाद आपके पास वो भी आ जाएगा. खैर, कमिंग बैक, मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स पे एक जो बिल्कुल साउंड और वो एक ओपिनियन जो मैंने शुरू से दिया है वो ये है कि आपने मिनिमम इंडिकेटर्स पे रिलायंस रखनी है. एक्चुअल रिलायंस आपकी थ्रू आउट प्राइस पे होगी. लॉजिक क्या है कि आपके पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस और वॉल्यूम से कैलकुलेट होते हैं, ठीक. मेजॉरिटी जो है वो प्राइस से ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो वॉल्यूम से भी होते हैं, ठीक है. जो इंडिकेटर्स आप एट बेस्ट यूज़ करोगे वो RSI और मैकटी है, ओनली एज असिस्टेंस टूल्स. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस इटसेल्फ. तो आप प्राइस को प्रायोरिटी दो. कैन बी यूजफुल टू स्पॉट डाइवर्जेंसेस. अच्छा जी, इंडिकेटर्स का आपने यूज़ जो है वो लिमिटेड रखना है डाइवर्जेंसेस के ऊपर, एक साइकिल के ऊपर. अब जैसे आपने एक RSI में बात की थी शुरू में कि लोग ओवर बॉट और ओवर सोल्ड की बात करते हैं. ओवर बॉट ओवर सोल्ड कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ है. ये याद रखना है कि अगर प्राइस आपके पास यूँ एक चैनल में मूव कर रही है उसके अंदर RSI में, कि लेट से 60 से लेके 90 पे रेंज करी, तो देन 60 टू 90 इज़ योर रेंज, ठीक है. बियॉन्ड 70 ओवर बॉट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, प्राइस ने उसी रेंज में चलते रहना है, ठीक है. RSI इज़ अ सॉर्ट ऑफ विन रेट फॉर एग्जांपल बुल्स और बेयर्स. अगर आपके पास कंसिस्टेंटली लेट से 70 से ऊपर है, दैट मीन्स बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंटली विनिंग मोर देन 70% ऑफ द टाइम, ठीक है. इसी तरह अगर 50 के पास घूम रहा है तो दैट मीन्स दे आर विनिंग 50% ऑफ द टाइम. अगर आपके पास वो लेस देन 50 आ रहा है और कॉन्स्टेंटली चल रहा है 50 से लेके, अब इसमें 50 से लेके 0 में, ठीक है, तो दैट मीन्स के दे आर लूजिंग मोर देन 50% ऑफ द टाइम, मीनिंग दैट द बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग. अब RSI में हमने एक चीज़ बात की थी कि आपके पास ये साइकिल होती है, ठीक है. ये लेट्स से ये है आपके पास 30 70, ठीक है. तो जब बेरिश होगी प्राइस तो 0 से लेके 70 के बीच में घूमेगी. जब बुलिश होगी तो वो 30 से 100 के बीच में घूमेगी, ठीक है. तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस कौन से साइकिल में. ऑल्दो अगर आप प्राइस को खुद देख रहे होगे हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी फिर उसी के साथ चल रहा होगा. अगर हायर हाई हायर लो बन रहा है तो प्राइस इसमें फॉल कर रही होगी. अगर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो प्राइस इस तरह की साइकिल के अंदर फॉल कर रही होगी.
तो आप इसको आइडेंटिफाई किस हद तक करते हो कि आपके पास एरियाज़ क्या बनते हैं ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर प्राइस नीचे आ रही है लेट्स से ट्रेंड लाइन के ऊपर, ऐसे चल रहे हैं हम, और प्राइस ऐसे नीचे आती है और फिर बाउंस करती है और फिर नीचे आती है और फिर नीचे आती है, और अभी तक आपके पास अगर इंडिकेटर अपनी सपोर्ट जोन पे नहीं आया तो लाइकलीहुड है कि ये यहाँ पे 2-3 दफ़ा और शायद कैरी फॉरवर्ड हो टिल द टाइम आपका इंडिकेटर इस तरह सपोर्ट जोन पे आए। जब आ गया तो फिर वो जाना शुरू हो जाए। तो मैचिंग दिस इंडिकेटर विद प्राइस कैन एक्चुअली टेल यू कि कौन सा वाला टेस्ट जो है उसके ऊपर ट्रेंड के ऊपर इज़ लाइकली टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर रिएक्शन इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो आर एस आई की एक्सटेंट यहाँ तक ही है। इसी तरह मैकडी की अगर मैं बात करूँ तो मैकडी के अंदर आपने एक क्राइटेरिया रखना है। अब मैकडी को याद रखो कि मैकडी कैलकुलेट होता है उससे डिफरेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस का क्या मतलब है कि अगर आपका सर्टेन ईएमए ऑर्डर है, ऐसे चल रही है प्राइस, एमए ऑर्डर है और वो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाएगा तो आपका मैकडी भी तेज़ तेज़ ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो इफ़ यू आर गुड एट रीडिंग और एक्चुअली जस्ट रीडिंग ईएमएस प्रॉपरली तो देन यू रियली डोंट नीड मैकडी। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी समरी चाहिए तो उसके लिए मैकडी है। मैकडी में याद रखना है कि क्या ज़ीरो लाइन से ऊपर है या नीचे। ठीक है, अगर ज़ीरो लाइन से ऊपर है कंसिस्टेंटली और इधर ही ट्रेड कर रहा है कि यूँ ही चल रही है मैकडी, ठीक है, ये यूँ ऐसे ही चल रहा है, तो दिस इज़ अ बुलिश मैकडी। अगर मैकडी ज़ीरो लाइन से नीचे चल रहा है तो दैट इज़ अ बेरिश मैकडी। इस लाइन से ऊपर कब होगा? अगर आपकी शॉर्ट टर्म ईएमए का डिस्टेंस लॉन्ग टर्म ईएमए से पॉजिटिव हो। ठीक है, कि आपकी ईएमए 10 अगर 100 पे है, ईएमए 50 अगर आपकी 80 पे है, तो 20 का जो डिफरेंस है वो मैकडी के इसमें शो हो रहा होगा। अगर वो नीचे है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में शो हो रहा होगा। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर लुकिंग एट मैकडी एंड आरएसआई करेक्टली। अब डाइवर्जेंसेस की जब बात आती है, अब ये याद रखना है कि आरएसआई जो है वो एक ऑसिलेटर है। ठीक है, और उसने एक रेंज में मूव करना है। बहुत सारे लोग स्टुपिडिटी क्या करते हैं कि प्राइस यूँ जा रही है, अभी प्राइस यहीं पे है, अब नहीं, इसका रुको, यूँ, हाँ जी, अब प्राइस यहाँ पे आई। ठीक है, अब प्राइस जैसे ही क्रॉस करती है, अब याद रखो कि हर टॉप पे उसने 100 ही हिट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर लोअर हाई पे वो ज़ीरो होगी, तो जब वो प्राइस पुराने लेवल पे सेम आएगी तो आर एस आई ऑब्वियसली आपका नीचे ही होगा। ठीक है, आपके पास ये डाइवर्जेंस नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्राइस को यूँ मार्क किया, हालांकि अभी प्राइस ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जा रही है। ये याद रखना है कि अभी आर एस आई को मौका तो देना पूरा चलने के लिए। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ पे देखते हैं ओ जी ये डाइवर्जेंस है, नो इट इज़ नॉट अ डाइवर्जेंस, लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। आपको पहले साइन ऑफ रिजेक्शन तो आने दो। तो उसका आसान हल तरीका क्या है? आसान तरीन तरीका ये है कि आप आर एस आई की डाइवर्जेंस को स्पॉट करना बंद कर दें। आप सिंपल मैकडी पे देखें, अगर मैकडी के ऊपर डाइवर्जेंस है तो दैट इज़ अ डाइवर्जेंस। अगर अब ये याद रखो, इस इंडिकेटर का नाम ही मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस इधर स्पॉट कर लो, बेहतर है आरएसआई से करने से। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर इकट्ठी आ जाती है, और डाइवर्जेंस का रूल क्या है कि आपके पास एटलीस्ट एक एलटीएफ के ऊपर सपोर्ट जो है, मेन सपोर्ट लाइन, वो ब्रेक हो, तब आप उसको रिवर्सल कंसिडर कर सकते हो। इस लंबे चक्कर में पड़ने से बेहतर है सिंपल आप मैकडी खोलो, मैकडी के ऊपर अगर डाइवर्जेंस है दैट इज़ अ डाइवर्जेंस, अगर नहीं है तो वो नहीं है। समराइज द सिक्लिकल नेचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, ये भी हमने डिस्कस कर ली कि प्राइस जो है वो सिक्लिकल होती है और आरएसआई ने ऑब्वियसली उस साइकिल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जब भी वो एक नीचे पुल बैक में आता है वो हमेशा एक सपोर्ट जोन पे आएगा, और फिर दोबारा जब प्राइस एक नया हाई बना रही होगी वो सेम हाई के ऊपर जाएगा। नया हाई 100 के बाद तो वो नहीं बना सकता, तो ये याद रखना है। स्टैंडर्ड सेटिंग वर्क बेस्ट 20। अब आपके पास जो आर एस आई की 14 की सेटिंग है या 2695 जो आपके पास मैकडी की सेटिंग है, दे बोथ वर्क परफेक्टली फाइन। आप मैक्सिमम मैकडी में कर सकते हो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप स्लोअर मैकडी यूज़ करो विच इज़ 3559। ठीक है, तो वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद उसके अलावा आपको ऑल यू नीड टू डू इज़ टू यूज़ स्टैंडर्ड सेटिंग्स गिव्स यू परफेक्ट क्या कहते हैं, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ओनली स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया लेसन्स में, अभी दोबारा एक दफ़ा हमने गो थ्रू किया। 70 से ऊपर ओवरबॉट नहीं है। ठीक है, हम लोग जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात करते हैं तो ओवरबॉट का मतलब होता है, हम जब कह रहे होते हैं तो वो ये होता है कि जी अपनी रेजिस्टेंस जोन में आ गया है, जहाँ पे वो पास्ट में जहाँ से नीचे जाता रहा है, सिंपल। ठीक है, या ओवरसोल्ड की बात करते हैं और जी अपनी पास्ट सपोर्ट जोन पे आ गया जहाँ से वो पहले नीचे जाता रहा। तो दिस इज़ दी ओनली एक्सटेंट टू विच
ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड भी यूज, उसके अलावा इसको उस तरह कहना गलत है कि जी प्राइस ओवर बॉट हो गया। 70 के बाद ओवर बॉट होने के बाद देर आर टाइम्स जब प्राइस पता नहीं कितने हफ्तों उसी से ऊपर रहती है। सो डोंट फॉल ट्रैप टू दैट। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लिया, ठीक है, आपको पता है किस तरह ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सो स्टिक टू दीज डेफिनेशन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द समरी लेसन। पार्ट 2 भी इसके बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग बाकी रिमेनिंग लेसन्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर देम। मैं दिखा देता हूँ। पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स के अंदर कैंडलस्टिक है और वॉल्यूम है। फिर उसके बाद आपके पास पैटर्न है जिसमें चार्ट पैटर्न है। देन यू हैव ट्रेडिंग सिस्टम। सो 1 2 3 4 5 6 लेसन्स का यह भी हमने बेसिकली 7 लेसन्स का हमने कवर कर लिया, 6 लेसन्स का 6 का रह गया, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट लेसन के अंदर ये भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई विल शेयर दिस विद अ गैप ऑफ ओनली 1 डे। थर्सडे को शेयर करूँगा मैं, ठीक है। तो टिल देन समराइज दिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, रेफर बैक टू द प्रीवियस लेसन्स। ये पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे गिवन है। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के साथ एक वन लिंक भी शेयर हो जाए। वन लिंक के अंदर आपके पास सारे के सारे लेसन्स जो हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव लेट्स से 2 वीक्स 3 वीक्स, जस्ट मेक श्योर कि यू डाउनलोड दैम। मतलब 1 or 2 वीक्स टू डाउनलोड दैम। उसका एक साइज़ ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू इट क्विकली, बट आप उसको डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद आई विल जस्ट रिमूव इट, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर इसी तरह पड़ा रहेगा आगे, वो डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है अब, ठीक है। टेक केयर, इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, सेकंड पार्ट, और दैट इज़ इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।